हेलो एवरीवन, आज के हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम भाषा से शुरू करते हैं। हम अपनी बात तो इशारों या संकेतों से भी कह सकते हैं, तो हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है। भाषा की आवश्यकता हमें इसलिए है, अपने मन के विचारों को पूर्ण रूप से कहने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता है। संकेतों या विचारों से संकेतों से अपने विचारों को पूर्ण रूप से हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसे सशक्त माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम अपने मन के विचारों को पूर्ण रूप से बोलकर या लिखकर प्रकट कर सके। अब हम समझते हैं कि भाषा के रूप किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। जब हम अपनी बात तो या अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझे तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा। हमारी हिंदी भाषा के मुख्य रूप से दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम समझ लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए, लिपि होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हिंदी वर्णमाला के वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, ए, आ, के। अंग्रेजी के लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, ए, बी, सी। और उर्दू में हम देखिए कैसे लिखते हैं, अलिफ, बे, पे। तो देखिए, जो ये लिखने का अलग अलग ढंग है इसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को लिखने का ढंग अलग है, अंग्रेजी के लेटर लिखने का ढंग अलग है, उर्दू को लिखने का ढंग अलग है। जो ये लिखने का अलग अलग तरीका है इसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, और भी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जिसमें हिंदी वर्णमाला को ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि मराठी, गुजराती, हरियाणवी, इन सब की भी लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। अब हम देख लेते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। बोली किसी भी भाषा का एक छोटा रूप होता है। जैसे हरियाणवी या गुजराती, ये भी हिंदी भाषा का ही एक छोटा रूप है, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोली कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं। देखिए, बोली और उपभाषा, बोली में कोई अपना लिखित साहित्य नहीं होता, लेकिन जब बोली उतने विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए कि उसका अपना लिखित साहित्य बन जाए, जैसे कि ब्रज और अवधि, उसमें अपना एक लिखित साहित्य है, तो उसे उपभाषा बोलते हैं। अब राजभाषा किसे बोलते हैं। देखिए, हम कितनी बार हिंदी को राष्ट्रभाषा समझ लेते हैं, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया है। देखिए, विश्व में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी ही एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसे पूर्ण रूप से जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा, देखिए, जिसे हिंदी विद्वानों ने जिन शब्दों को सही माना है। हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनका उच्चारण का तरीका भी बदल जाता है। मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे देखिए, नए, हम अधिकतर नए ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, या अंत, आप इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे। परंतु इनका मानक रूप जिसे विद्वानों ने माना है, जिसे हिंदी विद्वानों ने सही माना है, वो नए हम ऐसे लिखना चाहिए हमको, नए या अंत। ये इसका मान्य रूप है। मान्य रूप मतलब मानक भाषा। अब हम समझ लेते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। देखिए, बच्चा जो सबसे पहले अपने परिवार से भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जो बच्चे की माता बोलती है, बच्चा सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है, इसीलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, जो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है। अब हम देखते हैं साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य वह होता है जिसमें हमारा ज्ञान लिखित रूप से संचित होता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। हमारे साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हम अपने मनों के विचार को नाटक, कहानियों के जरिए प्रकट करते हैं, और पद्य में हम अपने विचारों को कविता, गीत, दोहे, इस रूप में प्रकट करते हैं। एक बार आप फिर से देखिए, साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। अब हम देख लेते हैं व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण की हमको क्यों आवश्यकता है। जब हम भाषा बोल भी रहे हैं और हम लिख भी लेते हैं तो हमें व्याकरण की क्या आवश्यकता है। देखिए, व्याकरण की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में
बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये 3 अंग होते हैं व्याकरण के। वर्ण विचार में हम लोग क्या सीखते हैं? हिंदी वर्णमाला में, व्याकरण में हम वर्ण वाले अंग में सीखते हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्णों का वर्गीकरण कैसे है और वर्णों के उच्चारण का सही तरीका क्या है। शब्द विचार में क्या सीखते हैं हम? देखिए, हम हर वक्त कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं, परंतु हर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके प्रयोग का क्या आधार है, हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं, ये सब कुछ हम शब्द विचार में सीखते हैं। फिर वाक्य विचार में वाक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वाक्यों के कितने प्रकार हैं, उनका सही ढंग से प्रयोग कैसे किया जाए, ये हम वाक्य विचार में सीखते हैं। वर्ण हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। इसलिए व्याकरण में हमें व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें सही रूप से किसी भी भाषा को बोलने के नियमों को सिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।